हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और कार्बनिक रसायन में हम क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक रसायन में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जो कि है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आज जो है ना, हम बायोमोलिक्यूल्स पे लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट अगर हम इसको ध्यान से समझ के चलेंगे तो ये बोरिंग नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है और आप इसमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 7 चैप्टर्स में जो लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं उनको हमको स्किप नहीं करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का ये मेंटेलिटी होती है कि हम आगे के चैप्टर्स को अच्छे से कवर करेंगे और ये पीछे वाले जो चैप्टर्स हैं ये बिल्कुल कम मार्क्स के हैं, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये 3 चैप्टर्स जो हैं मार्क्स इनके बहुत कम है, लेकिन आप जानते हो कि अगर आपने इनको अच्छे से किया तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन दैट, क्योंकि इसमें से कुछ ज्यादा लेंथी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाने वाला। तो जीवाणु में आज हम एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसमें हम जो 2 जीवाणु हमारे लास्ट बचे हैं ना, एक आपका न्यूक्लिक अम्ल और एक हार्मोन, सिर्फ उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा हमारा न्यूक्लिक एसिड और दूसरा आपके हार्मोन्स। ये दोनों ही जीवाणु हैं, दोनों ही आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं जो अभी इस चैप्टर में बचे हुए हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज जो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, आज का जो लेक्चर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड जो कि न्यूक्लिक अम्ल होता है वो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्मोन में से क्वेश्चन अराइज होने के बहुत कम चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली मैं बोलूंगी अराइज होता ही नहीं है। तो हार्मोन हमारा एक छोटा सा टॉपिक है जिसे हमें क्या करना है, हमें सिर्फ पढ़ना है और समझना है, लेकिन हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है न्यूक्लिक अम्ल पे, न्यूक्लिक एसिड पे, जो इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो शुरू करें न्यूक्लिक एसिड से। शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखा है कि कई बार होता है कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स में किसी की आई के कलर का लेंस ब्लू या ग्रीन होता है तो बच्चों का भी ब्लू और ग्रीन होता है। किसी के मम्मी पापा के हेयर जो हैं वो ब्राउन होते हैं तो बच्चों के भी ब्राउन होते हैं। किसी के मम्मी पापा में से एक की हाइट ज्यादा होती है तो बच्चे जो होते हैं उनकी भी हाइट ज्यादा होती है। तो कुछ ना कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं हमें पेरेंट्स से बच्चों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वो जो पेरेंट्स से कैरेक्टर, वो जो गुण आपके सदृश्य बनते हैं अगली पीढ़ी में, ये कहलाती है आपकी आनुवंशिकता। हम कहते हैं ना आनुवांशिक है ना, कोई भी चीजें हम कहते हैं आनुवांशिक है। तो आनुवांशिकता हमें कहाँ से मिलती है? हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। पेरेंट्स को कहाँ से मिली? हमारे दादाजी से मिली। दादाजी को कहाँ से मिली? परदादाजी से मिली। तो ये आपका आनुवांशिकता चलती हुई आती है। अब इस आनुवांशिकता के लिए जो चीज रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? वो ये न्यूक्लिक एसिड ही है। टॉपिक न्यूक्लिक अम्ल, चीजें सारी बायो की है, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं? जैव अणु। और ये न्यूक्लिक एसिड जो है, तो ये न्यूक्लियस तो आ रहा है लेकिन एसिड भी आ रहा है ना साथ में, तो केमिस्ट्री में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका जो पूरा स्ट्रक्चर और पूरा लिंकेज है वो सारा आपकी रसायन विज्ञान से है। ठीक है, एक और जनरल लाइफ का एग्जाम्पल हम मूवीज में देखते हैं, अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि कभी किसी का बच्चा जो होता है वो गुम हो जाता है या किसी का बच्चा किडनैप हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई बच्चा गुम हो गया और वो पेरेंट्स को उसके ढूंढते हैं, तो क्या होता है कि हमें ये चेक करना होता है कि कोई आया, हमने उसके ऊपर प्राइज मनी रखी। प्राइज मनी हम कैसे रखते हैं कि अगर ये बच्चा मिल गया तो हम उसको कितने कोई ना कोई अमाउंट देंगे। तो आप देखते हो कि है ना, जब उस पेरेंट और उस बच्चे को ये चेक किया जाता है कि वो बच्चा उसी पेरेंट्स का है या नहीं है, तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। क्या करवाते हैं? डीएनए टेस्ट करवाते हैं। बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने डेली लाइफ में भी सुनी है और मूवीज में तो हम इसको सुनते ही रहते हैं। तो ये डीएनए क्या है? ये आपका न्यूक्लिक एसिड ही है। इसका मतलब इस डीएनए के अंदर आपकी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, आपकी पूरी आनुवंशिकता का जितना भी डेटा है वो सारा इस डीएनए के अंदर है। तो इस चैप्टर में डीएनए, आरएनए, ये सारे न्यूक्लिक एसिड्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है। बार बार मैं यही बोल रही हूँ, जस्ट फोकस ऑन न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विद द न्यूक्लिक एसिड्स, उनकी संरचना और उनका जैविक कार्य। न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड्स।
अब मैंने आपको क्या बताया, अभी अभी एक बात बोली ना मैंने, क्या बोला, मैंने बोला कि हमेशा आप देखते हो कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं वो बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। मतलब पेरेंट्स के जो कैरेक्टर होते हैं, पेरेंट्स के कुछ दृढ़ अगली पीढ़ी में आपको सदृश्य होते हैं, और अगर ये सदृश्य होते हैं तो हम इसको आनुवंशिकता कहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे आनुवंशिकता क्या होती है। तो यहाँ पर बच्चों प्रत्येक प्रजाति, सिर्फ ह्यूमंस की नहीं, मैं सबकी बात कर रही हूं, प्रत्येक प्रजाति की हर एक पीढ़ी, हर एक पीढ़ी कई प्रकार से अपने पूर्वजों से सदृश्य होती है। यह जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन जन्मजात गुणों के लिए उत्तरदायी है, जिसे आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, और यह यहाँ पर मैंने 3 बातें लिखी है। पहली चीज मैंने आपको क्या बताया कि प्रत्येक प्रजाति में आप देखोगे कि हर पीढ़ी से कोई भी जो गुण होते हैं वो दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, वो उसमें सदृश्य होते हैं। ठीक है, यह जीवित कोशिकाओं का नाभिक इन गुणों के लिए उत्तरदायी है। इसका मतलब कुछ ना कुछ पूर्वजों में से जो है वो दूसरे में पीढ़ी में ट्रांसफर हो रहा है, तभी तो ये आपको सब चीजें देखने को मिल रही है। तो वो जो जैविक नाभिक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस जैविक नाभिक को हम बोलते हैं, उन जैविक कोशिकाओं को हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आनुवंशिकता। अगर आपको कोई भी पीढ़ी के गुण, कोई भी पीढ़ी में कोई भी गुण अगर उनके पूर्वजों के साथ सदृश्य होते हैं तो हम बोलते हैं उसको उत्तरदायी होती है, उसे हम कहते हैं आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को इंग्लिश में हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, अब यह कोशिका के नाभिक जो आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है उनको हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसका मतलब जो हमारे पूर्वज हैं और आज की जो पीढ़ी है उसमें इस पूरी आनुवंशिकता को लेके कौन आया, जो जैविक जो कोशिक यहाँ पर उसको लेके आया, वह कोशिक के नाभिक आपके क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्रोमोसोम कहलाते हैं। अब बायो में आपने पढ़ा होगा कि आपकी बॉडी में टोटल 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। ठीक है, 22 तो नॉर्मल होते हैं और 1 पेयर आपका सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है, ये आप बायो में पढ़ चुके हो। अब ये क्रोमोसोम है ना, यही आपके रिस्पॉन्सिबल हैं इंफॉर्मेशन को या फीचर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाने के लिए। अब बच्चों ये जो क्रोमोसोम है ना, क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलके बनते हैं। किससे मिलके बनते हैं, प्रोटीन तथा अन्य जैव अणुओं से मिलकर बनते हैं। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम बना है इसमें प्रोटीन तो है ही, साथ से साथ में और भी दूसरे बायोमोलिक्यूल्स भी हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम बात क्या कर रहे हैं, हम न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल आपके पास में 2 तरीके के होते हैं। तो अब हम बोलेंगे हमारा चैप्टर यहां से स्टार्ट है आज का लेक्चर। हमने बात की न्यूक्लिक अम्लों की।
क्या कहते हैं इसको हम? न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड आपके पास में दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। ठीक है, एक हुआ डीएनए, एक हो गया आपका आरएनए। इस डीएनए का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इस आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में मैं लिखूं तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और इसको हम क्या बोलेंगे? राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल कितनी कैटेगरीज में आ गया? दो कैटेगरीज में आ गया। एक का नाम है डीएनए, एक का नाम है आरएनए। फुल फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए का मतलब होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। होता क्या है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये अभी आगे की क्लासेस में समझेंगे, लेकिन बेसिकली अभी हमको क्या समझना है कि न्यूक्लिक अम्ल हमारे पास में दो तरीके का हुआ। एक का नाम हुआ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, एक का नाम हुआ राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर बच्चों इतना? चलिए, अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये एक बहुलक होता है बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड आबंधों का। मतलब पेप्टाइड जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम पॉलीपेप्टाइड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी होता है। तो हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लिक एसिड बहुलक होता है किसका? पॉलीपेप्टाइड्स का। किसका बहुलक होता है? पॉलीपेप्टाइड्स का। मतलब इसके अंदर बहुत सारे पेप्टाइड वाले बॉन्ड हैं। पेप्टाइड बॉन्ड आपको मैंने बताया था CO और NH के बीच में बनता है, ये चीज हम प्रोटीन में डिस्कस कर चुके हैं। तो न्यूक्लिक एसिड जो है आपका, वो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स का क्या होता है? मिक्सचर होता है। बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड उसके साथ जुड़े होते हैं, उनका पॉलीमर होता है। तो हम बोलेंगे इसका नाम हुआ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या नाम हुआ इसका? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो चीजें सीखी कि किसी भी जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो नाभिक कोशिकाएं रिस्पॉन्सिबल हैं वो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम प्रोटीन और दूसरे बायोमोलिक्यूल से मिलकर बनती है। न्यूक्लिक अम्ल दो तरीके का होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की फुल फॉर्म राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और इसके साथ क्योंकि हमारे न्यूक्लिक एसिड में बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड्स हैं, इसलिए इसका नाम होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्लियर बच्चों? चलो, तो ये तो था न्यूक्लिक अम्ल के बारे में आपका जनरल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं हम न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक संगठन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक अपघटन कैसे होता है। अब बच्चों, अगर मैं डीएनए और आरएनए की बात करूं, ठीक है, तो डीएनए और आरएनए का अगर आप जल अपघटन करो, क्या करो? जल अपघटन। तो जल अपघटन करने पर ये आपको पेंटोज शुगर के बाद ये आपको फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन युक्त एक विषम चक्रीय यौगिक देता है। क्या देता है? विषम चक्रीय यौगिक देता है। तो डीएनए और आरएनए के जल अपघटन से तीन चीजें मिली। ठीक है, पहला क्या मिला? पेंटोज शुगर, जिसको आप बोलोगे पेंटोज शर्करा। दूसरा आपको मिलेगा फॉस्फोरिक एसिड, और तीसरा मिलेगा आपको नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये क्या मिली आपको? इसका नाम है पेंटोज शर्करा, इसका नाम है फॉस्फोरिक अम्ल, ये हो गई आपको नाइट्रोजन। ठीक है, ये आपको एक विषम चक्रीय संरचना के रूप में मिलते हैं।
तो जब आप देखोगे, मैं बोल रही हूँ कि डीएनए या आरएनए का दोनों में से किसी का भी जल अपघटन कर दो, जल अपघटन करने पे 3 चीजें मिली। एक मिली पेंटोस की शर्करा, दूसरा मिला आपको नाइट्रोजीनियस बेस। नाइट्रोजीनियस जो होता है वो बेस होता है, बेस का मतलब ये नाइट्रोजन जो है ये क्षार का काम करता है। किसका काम करता है? क्षार का काम करता है, बेस का काम करता है। और मैं यहाँ पे इसको नाइट्रोजन मिला है, इसको मैं लिख सकती हूँ नाइट्रोजीनियस बेस। ठीक है, नाइट्रोजीनियस बेस का मतलब ही हुआ कि ये क्षार का काम करेगा। अब बच्चों डीएनए या आरएनए के जल अपघटन से हमको 3 चीजें मिली। एक मिला आपको पेंटोस शुगर, दूसरा आपको मिला फास्फोरिक अम्ल और तीसरा आपको मिल गई नाइट्रोजीनियस बेस। तो आप क्या देखोगे कि जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहां पर पेंटोस वाला स्ट्रक्चर बनेगा। जो शर्करा है, जो शुगर है, वो आपकी कौन सी है? वो आपकी पेंटोस शुगर है। और आप यहाँ देखोगे इस शर्करा में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर होगी। कौन सी शुगर होगी? बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस शुगर। अब बीटा डी राइबोस और बीटा 2 डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क है? ठीक है, देखो, एक मैं बोल रही हूं बीटा डी राइबोस जिसको हमने आरएनए में बोला, और एक मैं बोल रही हूं बीटा डी डीऑक्सीराइबोस। ठीक है, 2 शुगर हम बोल रहे हैं। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो शुगर है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, इस शुगर में आप ये देखोगे कि ये जो है ये आपकी पेंटोस शुगर है। कैसी शुगर है? पेंटोस शुगर है। यहाँ पे 2 भी लिख लो। पेंटोस शुगर होने का मतलब है कि आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो पेंटोस शुगर है तो यहां मैंने दोनों पे O लगा दिया। अब बीटा डी राइबोस और बीटा डी डीऑक्सीराइबोस में क्या फर्क होगा? देखिए, यहां से मैं अगर कार्बन की संख्या का शुरुआत करूं तो 1 2 3 4। ठीक है, ये तो 4 हुआ। इस 4 के अलावा जो आपकी एक स्थिति होगी यहाँ पर 1 2 3 4 और एक यहाँ पर आपका ग्रुप 5वां यहाँ पर लगा होगा। ओके, 5वां मतलब मैं CH2OH को काउंट करूंगी, तो मैं यहां से इसको इरेज करके वहां लिख देती हूँ। सिमिलरली यहाँ पर 1 2 3 4। अब एक हम बोल रहे हैं बीटा डी राइबोस और एक हम बोल रहे हैं बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस, है ना। एक राइबोस हुई, एक डी राइबोस हुई। तो हम इसको कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं? देखो, यहां होता है आपका HOH, फर्स्ट कार्बन पे लगाओ OHH, सेकेंड कार्बन पे लगाओ HOH, थर्ड कार्बन पे लगाओ HOH और चौथे पे आ जाएगा आपका CH2OH। अब आप ढूंढ रहे थे कि 5वां कार्बन कहाँ है, तो बच्चों 5वें कार्बन को यहाँ पे मैं ब्लू से मेंशन करती हूँ। ये 5, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 और 5 हो गई पेंटोस शुगर। तो ये स्ट्रक्चर है आपका बीटा डी राइबोस का। अब देखो बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस को हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया OHH, यहाँ पर आता है आपका HOH, यहाँ आ जाता है आपका CH2OH। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? ये जो दूसरा वाला कार्बन है ना, आप देख सकते हो दूसरे वाले कार्बन पे यहाँ पर HOH है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में ये दोनों H और H हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों में क्या फर्क हुआ कि अगर मैं बीटा डी राइबोस या बीटा D2 डीऑक्सीराइबोस का फिगर बनाती हूँ तो राइबोस वाले में, सिंपल राइबोस में जो आपका सेकेंड नंबर का कार्बन है, वहां ग्रुप आएगा HOH और यहाँ सेकंड नंबर में आएगा HOH, यहाँ आएगा HOH, यहाँ आएगा HH। कौन से नंबर कार्बन पे? सेकंड नंबर वाले कार्बन पे। तो ये दोनों के शुगर्स में डिफरेंस हुआ। तो जब आप डीएनए या आरएनए का जल अपघटन करोगे तो 3 चीजें आपको मिलेगी, एक पेंटोस शुगर, एक फास्फोरिक एसिड और तीसरा आपको क्या मिलेगा? एक नाइट्रोजीनियस बेस मिलेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं इसकी और कहानी के साथ। तो बच्चों कुल मिला के हमने देखा कि डीएनए के जल अपघटन से आपको 3 यूनिट्स प्राप्त हुई। एक हुई आपकी पेंटोस शुगर, एक हुआ आपको फास्फोरिक एसिड और एक आपको नाइट्रोजन जो आपके बेस का काम करेगा, नाइट्रोजीनियस बेस का काम करेगा। इसके अलावा ये आपका बीटा डी राइबोस का स्ट्रक्चर है, ये डीऑक्सीराइबोस का स्ट्रक्चर है। दोनों में फर्क क्या है? सिर्फ फर्क इतना है कि दूसरा वाला जो आपका कार्बन है यहाँ पर HOH है और यहाँ पर H और H है।
इतना क्लियर? चलिए, अब न्यूक्लिक अम्लों का रासायनिक अपघटन आपने किया तो आपने देखा कि आपको क्या क्या मिला। ठीक है, तो हम ये बात करेंगे कि जितनी भी चीजें डीएनए के अंदर होती है, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। डीएनए के अंदर आपकी 3 प्रकार की यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। इनका नाम क्या होगा? इनका नाम होगा, यहां लिखती हूं मैं डीएनए, 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स क्या होंगी? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ठीक है, इसको लिखेंगे ए से, इसको कैपिटल जी से, इसको कैपिटल टी से, इसको सी से। इसका नाम हुआ एडेनिन, इसका नाम हुआ ग्वानिन, इसका नाम हुआ थाइमिन, इसका नाम हुआ साइटोसिन। तो कितनी चीजें हो गई? ए, जी, टी और सी। इतना क्लियर है? एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और आपका साइटोसिन, ये 4 ग्रुप्स जो होते हैं ये आपके डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। अभी जब हम डीएनए का मॉडल देखेंगे तो आप उस मॉडल में क्या देखोगे कि हमेशा एडेनिन और थाइमिन के बीच में हाइड्रोजन आबंध होता है, और आपको वो आबंध कैसे देखने को मिलेगा? ए डबल बॉन्ड टी से। और जी और सी, इसके बीच में आपको आबंध देखने को मिलेगा ट्रिपल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये जो आबंध मैंने यहाँ बनाया है ये कौन सी बॉन्डिंग है? ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम हिंदी में हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। तो डीएनए के पास कितनी चीजें हुई? 4 चीजें हुई, एडेनिन, ग्वामिन, थाइमिन और आपका साइटोसिन। क्लियर? तो ये होते हैं आपके डीएनए के पार्ट्स।